हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों का वेलकम, जल्दी आए ताकि सेशन की हम शुरुआत कर सके। क्या कर सकें बच्चे? सर सेशन की शुरुआत कर सकें। हाँ जी, देखिएगा, हम थे कहां पर बेटा जी? हम थे यहां पर। हम थे डायरेक्शन ऑफ करंट पर, कि भाई करंट बह रहा है लेकिन किस दिशा में बह रहा है, इसका कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि बेटा धारा की दिशा। एक है इसमें पार्ट कन्वेंशनल करंट यानी कि पारंपरिक धारा। कह रहा ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि बिजली धनावेशों का प्रवाह है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह रहे होते हैं। कौन से चार्ज बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज। धनावेश बोले तो सर पॉजिटिव चार्जों का प्रवाह है। तो इसकी डायरेक्शन कहां रहती है? बैटरी के बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव या ऋण टर्मिनल तक रहती है। तो क्या आंसर हो गया भैया? दिशा किधर से किधर होगी? आप बोलेंगे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो मान के चलिए ये कोई बैटरी है भैया, मान के चलो ये कोई बैटरी है ना। यहां पर बेटा जी पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है यहां पर, और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो कह रहा है जो धारा है ना बेटा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बह रही होती है। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो विद्युत धारा है हमारी। कह रहा वास्तव में धातु में धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, यानी कि ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कैसा चार्ज होता है? सर जी नेगेटिव चार्ज होता है। तो भैया वास्तव में धातु में जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दिशा क्या रहेगी बेटा? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल, यानी कि बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगी दिशा, डायरेक्शन। कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कह रहा पारंपरिक धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। देख लो भाई, बेटा कल क्लास संभव नहीं हो पाई थी, कल और टीचर्स की भी क्लास थी। ठीक है, कल और टीचर्स की भी क्लास थी, एमसीक्यू की क्लास कल यूट्यूब पर संभव नहीं हो पाई थी। ओके, तो देख लो भैया, जो कन्वेंशनल करंट है ना, वो किधर बहता है भाई? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किधर बहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जबकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो देख लो भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कन्वेंशनल करंट तो बेटा जी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन करंट जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ये बात याद रखें। चलिएगा रिवीजन देख लेते हैं इसका, जो हमसे पहले ऊपर पढ़ाया था कल की क्लास में। चार्ज का सिंबल क्यू होता है बेटा, करंट का सिंबल आई होता है, पोटेंशियल यानी कि जो विभव होता है उसका सिंबल वी होता है कैपिटल में। इसको कूलाम कह रहे हैं, इसको एम्पियर, इसको वोल्ट। डिवाइस बेटा मापने के लिए, इसके लिए एमीटर होता है और इसके लिए वोल्ट मीटर है। ये सीरीज क्रम में जुड़ता है और ये पैरेलल क्रम में जुड़ता है। ये लास्ट क्लास में सब बताया था। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, जो पदार्थों का वर्गीकरण है ना। तो कह रहा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से इन 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो कंडक्टर, बेटा जो धारा के अच्छे चालक होते हैं, सुचालक जिनको कह देते हैं, गुड कंडक्टर। तो वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत को गुजरने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है सर। कारण क्या है? कह रहा इनमें ना चालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर सर ज्यादा देखने को मिलते हैं।
जो गति करते हैं और विद्युत धारा को ले जाते हैं अपने साथ। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, कह रहा इनका विद्युत का प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल क्या है धातुओं के जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने देती हैं? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। सिल्वर बेटा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लिक्विड में एसिडिक वाटर, अम्लीय जल और साल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक का घोल। टैप वाटर, नल का पानी, है ना। लेकिन बेटा जो डिस्टिल्ड वाटर रहेगा, जिसको हम आसुत जल कहते हैं, वो इसका कुचालक है। ठीक है। हाँ, कह रहा ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, ग्रेफाइट द ओनली नॉन मेटल कंडक्टर, एकमात्र अधातु चालक है। ग्रेफाइट में आपको बार बार बता चुका भैया, ग्रेफाइट के अंदर भी क्या पाया जाता है सर? इसके अंदर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसके अंदर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। क्या होता है सर? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये भी विद्युत का चालन कर देता है। लेकिन अधातु है। क्या है बेटा जी? बोल देंगे सर अधातु है। अधातुओं का गुण नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर है, तो इसलिए अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। इंसुलेटर, विद्युत रोधी, जिनको चालक कहते हैं, अपने भीतर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत रोधी या कुचालक। देखिए बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने आपको ये बात बताई है। वैसे कारण कह रहे हैं इनको गति करने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा नहीं होते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन जब मुक्त है ही नहीं तो मजबूती से बंधे रहते हैं, इधर उधर जाते नहीं है। इधर उधर नहीं जाते हैं तो बिजली का फ्लो नहीं करा पाते। प्यारे बच्चों, बिजली का फ्लो नहीं करा पाते, बिजली का चालन नहीं करा पाते ये लोग। अधातु जिसको बोल रहे हैं, एग्जाम्पल में देख लो, रबड़ है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, अभ्रक है, एबोनाइट है, कांच है, सब ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनका प्रतिरोध बेटा बहुत ज्यादा रहता है। इनका विद्युत प्रतिरोध अत्यधिक होता, अनंत होता, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी कि रोक ही लेते हैं पूरी तरह बिजली को। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो मैंने अभी आपको बताया, कह रहा शुद्ध जल, या इसी को हम आसुत जल भी कह देते हैं, इसी को हम आसुत जल भी कह देते हैं, ये कुचालक होता है, यानी कि इसके अंदर से बिजली प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे आप इस पर नमक मिलाओगे तो चालक बन जाता है, नमक मिलाने पर चालक बन जाता है। वैसे बेटा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, नहीं होती, इसलिए तो कुचालक है। कुचालक का मतलब ही क्या है? इंसुलेटर, ये रोक लेता है, बिजली को आगे नहीं जाने दे रहा। अमित बेटा क्या झूठ बोल दिया, बता दे हमको यार। क्लास नहीं रखी इस वजह से कह रहे हो? बेटा आप खुद बताओ। 10 बजे तो मेरी HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाले उस पर क्लास थी, 12 बजे गार्गी मैम की क्लास थी, 5 बजे ऑलरेडी जो हमारी गार्गी मैम की क्लास के बाद ऋतु मैम की क्लास बायोलॉजी की थी। कब रखता मैं? बोलो बोलो भैया, कब रखता मैं क्लास? बात करते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच की होती है, थोड़ी बहुत बिजली गुजरने देते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। कह रहा बहुत कम तापमान पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर उस जगह का लो रखेंगे तो ऐसा लगेगा इन्होंने बिजली को प्रवाहित किया ही नहीं है। अगर टेम्परेचर थोड़ा हम हाई करते हैं, तापमान बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है और ये चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो कुछ मटेरियल हैं जो कुचालक हैं, मतलब सॉरी अर्धचालक हैं, जैसे कि सिलिकॉन। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में व्यापार रूप से बेटा उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था मोबाइल फोन, सेल फोन, दुनिया भर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। दूसरा बेटा जर्मेनियम। कह रहा ट्रांजिस्टर और डायोड्स में बेटा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उपयोग, इनका उपयोग सौर सेल, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और एलईडी वगैरह बनाने में किया जाता है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? अर्धचालक बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? अब कुछ क्विक कंपैरिजन टेबल, क्विक कंपैरिजन टेबल बेटा जी।
कह रहा फ्लो ऑफ करंट, कह रहा कंडक्टर बेटा जी जो चालक होते हैं आसानी से करंट को गुजरने देते हैं। ओके, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, बहुत अधिक होते हैं। इनके अंदर प्रतिरोध बेटा बहुत कम होता है। इंसुलेटर की बात करेंगे तो ये आसानी से नहीं गुजरने देते, इनमें प्रवाह होता ही नहीं, आप ये कह सकते हैं। यहां पर बेटा क्या कह रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते, कह रहा रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। सेमीकंडक्टर पार्शियल आधा अधूरा, बहुत कम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसमें बेटा जी प्रतिरोध मध्यम आकार का रहता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर बहुत तेजी से बिजली का प्रवाहन करेंगे, तो ताप बढ़ने पर बेटा प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। नो इफेक्ट, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जब गर्मी रहती तार वगैरह बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी फॉल्ट हो जाता है। मेन एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर है बेटा जी, अच्छे चालक हैं। रबर प्लास्टिक को चालक है। सिलिकॉन जर्मेनियम बेटा अर्धचालक है। ग्रेफाइट अपवाद है, मैं भी पीछे भी बता के आया हूं। ग्रेफाइट क्या है प्यारे बच्चों, अपवाद है। ये नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर, अच्छा चालक है। मरकरी पारा मेटल है बट ऑफर हाई रेजिस्टेंस कंपेयर टू द अदर मेटल लाइक कॉपर, यानी कि बेटा इसके अंदर क्या है, उच्च प्रतिरोध देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उच्च प्रतिरोध देखने को मिलता है। किसके अंदर, आप बोलेंगे सर जी मरकरी के अंदर, पारे के अंदर। पारे के अंदर और प्रतिरोध ज्यादा है, जबकि ये धातु है, तो अधातुओं की तरह गुण दिखा रहा है, काफी प्रतिरोध कर रहा है। द ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, कह रहा मानव शरीर जो है लवण और जल की उपस्थिति के कारण चालक होता है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर बहुत सारे लवण है ना, बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनके कारण हम बिजली का प्रवाह कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को भेज देते हैं। अब आ जाओ बेटा जी इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, विद्युत परिपथ और उसके घटक। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बताओ भैया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, विद्युत परिपथ क्या है? बताइए। कह रहा विद्युत धारा के सतत यानी कि कंटिन्यूअस और बंद पथ में ही बेटा विद्युत धारा प्रभावित होती है, याद रखना। तो इस बंद पथ को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। मान के चलिए ऐसे करके है बेटा, अगर ये खुला हुआ है ना तो बिजली इधर से इधर नहीं जाएगी, बंद होना चाहिए, चाहे कैसे भी बंद हो। तो इसी को विद्युत परिपथ कह रहे हैं। यदि परिपथ कहीं से भी टूट जाए तो धारा का प्रवाह बेटा रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। अभी दिखाऊंगा इमेज में। कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट, कह रहा भैया एक सर्किट के कंपोनेंट घटक क्या होते हैं? कह रहा एक तो बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल होता है, विद्युत सेल जिसको कहते हैं। कह रहा है विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, यानी कि जिससे बिजली निकलती है, जो विभवांतर बनाए रखता है। बेटा जो क्या बनाकर रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव धनावेशित होता है और एक नेगेटिव जिसको ऋणावेशित कहते हैं। दो टर्मिनल है किसी भी सेल के, है ना। तो अभी हमारे पास भी जो सेल रहेगा, इस माइक में भी सेल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहां पर रहते हैं, इसमें भी सेल है। बैटरी अभी है जी, दो या दो से अधिक सेल के जुड़ने से बेटा बैटरी बनती है। दो या दो से अधिक सेलों के जुड़ने से क्या बनती है सर, बैटरी बनती है, वरना उसको सेल ही कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक सेल जोड़ दिए जाएंगे तो उसे बैटरी कह देंगे, ठीक है। हाँ, तो सेलों को आमतौर पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी बेटा जी इनको किस में जोड़ा जाएगा सर, सीरीज में, सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, बेटा विद्युत बल्ब होते हैं। कह रहा है एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और बेटा जी क्या ऊष्मा में बदलता है, उसे बल्ब कहते हैं। इसमें एक पतला तार होता है, जो मैंने आपको बताया था फिलामेंट जिसको कहते हैं, तंतु, और ये टंगस्टन का बना रहता है। किसका बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। जी सर बिल्कुल मान लिया आपकी बात। कह रहा स्विच और प्लग की है इसके अंदर, स्विच और कुंजी जिससे ऑन ऑफ करेंगे लाइट को। तो परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए बेटा जो उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, ये अगर इसको ऑन रखेंगे तो धारा बनी रहेगी, ऑफ कर देंगे तो परिपथ टूट जाएगा और धारा रुक जाएगी। कनेक्टिंग वायर संयोजक तार,
विभिन्न घटकों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले चालक तार जैसे कि तांबा और एल्युमिनियम के हो सकते हैं। तो ये देख लो बेटा जी, है ना, ये क्या है, ओपन और क्लोज करने वाला स्विच है, ओपन और क्लोज करने वाला स्विच है। अगर हम इसको यहां पर टच कर देंगे, अगर बेटा जी हम इसको यहां पर टच कर देंगे तो ये इससे टच हो जाएगा और धारा चल जाएगी, ऑन हो जाएगा, है? ये बल्ब है बेटा जी, बल्ब के अंदर फिलामेंट है, ये फिलामेंट जिसको तंतु कहते हैं, किसका बना है सर, टंगस्टन का बना है। ये फिलामेंट किसका बना है सर, टंगस्टन का बना है, ये सर जी टंगस्टन का बना है। ओके, हाँ, तो ये कनेक्टिंग वायर्स होगी जिनसे जोड़ा जा रहा है। इसमें सेल हो गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। दो या दो से अधिक सेलों को अगर हम जोड़ देते तो बेटा उससे बैटरी बन जाती है, पॉजिटिव इधर रहेंगे, नेगेटिव इधर रहेंगे। ये एक पूरा का पूरा विद्युत परिपथ है। ये क्या है बेटा जी, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ इसको कह रहे हैं, इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए ये भी दो प्रकार का आप कह सकते हैं सर, ओपन या फिर क्लोज। तो ओपन और क्लोज कौन सा, उसको भी देखेंगे। कह रहा सर्किट डायग्राम और सिंबल्स। कई बार जो डायग्राम सर्किट होता है उसमें चीजों का नाम नहीं लिखा रहता, सिंबल लिखे रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा इलेक्ट्रिक सेल के लिए बेटा एक लंबी वर्टिकल लाइन रहेगी पॉजिटिव एंड वन शॉर्ट थिक लाइन रहेगी बेटा नेगेटिव, सेल के लिए, है ना, ऐसे करके वर्टिकल लाइन है लंबी और छोटी, ठीक है। हाँ देखो यहां पर वर्टिकल लाइन थी लंबी तो पॉजिटिव के लिए, यहां पर वर्टिकल लाइन छोटी है तो ये नेगेटिव के लिए। ओके, कह रहा बैटरी होती है सीरीज ऑफ सिंबल्स कनेक्टेड टुगेदर। प्लग की ओपन और खुली बेटा ये क्या है, रिप्रेजेंटेड एज नो करंट फ्लो, यानी कि अगर ये ब्रैकेट जो इस तरीके से दिख रही है इसका मतलब बीच में कोई भी चीज टच नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर बंद रहेगी तो यहां पर डॉट रहेगा, ब्रैकेट के बीच में बेटा डॉट रहेगा, इसका मतलब सर्किट बंद है, करंट आसानी से चल रहा है, करंट फ्लो होता है इस सिंबल को देखने पर। इसके अंदर बेटा डॉट नहीं था तो करंट भी फ्लो नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रिक बल्ब एक स्पाइरल लूप इनसाइड ए सर्कल, स्पाइरल लूप रहेगा सर्कल के अंदर एम शेप का, है ना, इसी की बात कर रहा है इसकी, ये ऐसे करके एम शेप का। रेजिस्टेंस प्रतिरोध बेटा ये जिगजैग लाइन रहेगी, जिगजैग लाइन जो प्रतिरोध दिखाती है, क्या दिखाती है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध दिखाती है, जिगजैग लाइन अगर प्रतिरोध होगा तो, ठीक है। ये देखो ये ओपन और क्लोज्ड कुंजी है, ये बेटा जी ओपन कुंजी है, ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखा रखे, उधर बताया है, ये सिंबल है बेटा जी धनात्मक और ऋणात्मक के। एमीटर ए सर्कल विद ए रिटन इनसाइड इट, एमीटर के अंदर ए लिखा रहता है, वोल्ट मीटर के अंदर बेटा वी लिखा रहता है सर्कल में। और वायर जॉइंट तार संधि की बेटा ए डॉट वेयर टू लाइन मीट, जहां पर दो लाइंस जुड़ती है वहां पर डॉट रहता है, ठीक है। चलिएगा जहां पर दो लाइन जुड़ रही होती है बेटा वहां पर डॉट रहता है। ओके चलिए, जैसे कि यहां पर ये रहा, यहां पर दो लाइन जुड़ी हुई है आगे तो डॉट है। अब बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो अभी यहां टेबल में भी यूज में लिए गए थे, एमीटर वोल्टमीटर जैसी। तो एमीटर क्या करता है बेटा, करंट को मापता है। किसको मापता है बेटा जी, करंट को मापता है। एमीटर किसको माप रहा है सर, करंट को माप रहा है। ओके सर, वोल्टमीटर किसको मापता है बेटा, वोल्टेज को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। रजिस्टर बेटा जी प्रतिरोध। तो कह रहा मेजर्स करंट, ये करंट मापता है, कनेक्टेड इन सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है एमीटर। वोल्टमीटर कह रहा विभवांतर मापता है बेटा जी समांतर क्रम में, यानी कि बेटा पैरेलल क्रम में जुड़ा रहता है। रजिस्टर क्या है, यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट,
करंट की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रतिरोधक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये सर्किट दो प्रकार की है, ओपन और क्लोज। हाँ जी, पारा एचजी कोई बोलते, मरकरी कोई। पवन कुमार, क्या बताना है इंग्लिश में? इंग्लिश में ही तो बता रहा हूं भाई, ये सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है भाई मेरे प्यारे मित्र, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या चीज नहीं है, ऊपर लिखा हुआ भाई इंग्लिश में। अब तुम चाह रहे हो मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ूं तो बेटा इससे तो फिर समय लगेगा। हाँ? समय लगता है ना दोनों लैंग्वेज पढ़ने में। ओपन एंड क्लोज सर्किट, खुला और बंद परिपथ। कह रहे विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ पूर्ण हो। जब परिपथ कैसा हो बेटा? पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो। परिपथ बंद रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ओपन सर्किट, खुला सर्किट बेटा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वह परिपथ जिसमें मार्ग टूटा हुआ हो या फिर स्विच आपका ऑफ हो, यानी कि तार आपस में टच नहीं है, कहीं ना कहीं से भैया ब्रेकेज हो रखा है ना। करंट फ्लो होगा इसमें बेटा? नहीं, करंट इसमें नहीं फ्लो होता है। एग्जाम्पल, जैसे खुले परिपथ में बल्ब नहीं जलता, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक आपका बल्ब नहीं जलता है। ये ओपन सर्किट है, देखिए यहां से खुला हुआ है, गैप इन सर्किट, तो बल्ब भी बेटा जी बुझा हुआ है, बुझा हुआ बल्ब, बुझा हुआ बल्ब। जैसे ही क्लोज सर्किट की बात होगी तो इसमें बेटा जी मार्ग निरंतर रहता है, कंटिन्यूस रहता है, बीच में कहीं टूटा नहीं है, बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं है, तो स्विच ऑन रहता, आप ऐसा कह सकते हैं। धारा धन टर्मिनल से बेटा ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो रही होती है और बल्ब आसानी से जलता है, बल्ब आसानी से जलता है। दिखाया अभी, यहां पर देखो, धारा में कहीं भी बेटा जी, इस वायर में कहीं भी ब्रेक नहीं है, बल्ब जल गया। तो इसको क्या है? इसको बोल रहे बेटा क्लोज सर्किट। ये क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ। ये बेटा जी बंद परिपथ है, और ये खुला परिपथ है। समझ गए? चलिए, कंडीशंस फॉर करंट फ्लो, विद्युत प्रवाह की शर्तें। सिलेबस बेटा अभी थोड़ा बाकी है ना? हाँ, सिलेबस थोड़ा अभी बाकी है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा डेप्थ में करा रहा हूं चीजें, मैं आपको थोड़ा चीजें डेप्थ में करा रहा हूं। टेंशन न लो तुम, तुम्हारे लिए अभी बैठे हैं हम। दो चैप्टर बाकी हैं इसके बाद, मैग्नेटिज्म और कंप्यूटर। मैग्नेटिज्म और कंप्यूटर, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित ग्रह प्रभाव, ये मैम ने आपको करा दिया है ना। इसके बाद दो चैप्टर बाकी हैं। ये जो अभी हमारा चल रहा है फिलहाल, जो इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, इसकी अभी एक क्लास और लगेगी, यानी कि कल, ठीक है। और उसके बाद दो चैप्टर बचेंगे। 10 तारीख तक का आपका सिलेबस कराने का मेरा पूरा टारगेट है। 10 तारीख तक हम आसानी से करा देंगे बिना किसी हड़बड़ाहट के, ठीक है। क्योंकि एक तो कल का दिन चला जाएगा, तो 2 तारीख तो कल हो जाएगी, उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, उनमें तुम 5 दिन लगा लो, यानी कि 7 दिन, 7 तारीख तक। बीच में एक संडे आ जाता तो 8 तक लगा लो, है ना। बस, थैंक यू। ओके बेटा, बता तो दिया कब तक हो जाएगा। 7-8 तारीख तक हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी टी शर्ट ऐसी है, इनके कॉलर मुड़ जाते हैं कभी भी। चलिएगा, कंडीशंस फॉर करंट फ्लो, बेटा विद्युत प्रवाह की शर्तें। कह रहा परिपथ में धारा प्रभावित होने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है बेटा जी।
धारा तभी प्रवाहित होगी जब ये कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो बेटा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब कहीं से बिजली मिलेगी ही नहीं तो कहां से धारा आगे चलेगी। तो विद्युत का स्रोत जैसे कि या तो सेल हो या फिर बेटा बैटरी हो, इनका होना जरूरी है। यही तो विभवांतर प्रोड्यूस करेंगे, यही तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगे, तभी तो कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। दूसरा, सर्किट बेटा बंद होना चाहिए, परिपथ चालक पदार्थों से बना होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। चालक पदार्थ समझ रहे हो? चालक पदार्थ का मतलब है बेटा जी आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी कि जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। पता लगा कभी रबड़ का तार बना दो तुम कि रबड़ के तार में से बिजली बहाएंगे हम, तो बिजली तो चलेगी नहीं आगे। रबड़ बेटा उसके चारों तरफ लगाते हैं हम, है ना, ताकि हमारा हाथ गलती से टच ना हो जाए या वो गर्म ना हो जाए वायर बाहर के टेम्परेचर से, इसलिए रबड़ लगाते हैं। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, बेटा ओम का नियम और प्रतिरोध। ये ओम का नियम क्या है भाई? ओम का नियम, ओम का नियम ही बेटा क्या बता रहा होता है? प्रतिरोध के बारे में बताता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि बेटा ताप, अगर ये स्थिर रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर यानी वी, ये इसके समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है बेटा जी? अगर तापमान सेम है, तापमान एक जगह फिक्स है, जैसे कि मान के चलिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है किसी भी कमरे का, वायर का तापमान भी उतना ही है, और तब ये रूल लगे, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा किसी भी चालक के अंदर, उसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बेटा जी समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बेटा जी क्या हो जाएगी? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I का मतलब बेटा विद्युत धारा, I का मतलब विद्युत धारा, और V का मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर आप लिख सकते हैं। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसी है बेटा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखेंगे नहीं रखेंगे? जी सर बिल्कुल याद रख लेंगे। ठीक है, हाँ, कह रहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, एक्चुअली फॉर्मूला ये है। तो इसका मतलब भी I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर R क्या है बेटा? R इज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंट, एक बेटा प्रतिरोध है और नियतांक है, यानी कि फिक्स रहेगा, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। VI ग्राफ कह रहा बेटा फॉर एन ओमिक कंडक्टर, यानी कि ऐसा चालक जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ हमने, लाइक मेटल्स द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि ओमीय चालक जैसे धातु के बीच V और I के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। नोट द स्लोप ऑफ द VI ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूं बेटा, मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूं, ठीक है? हाँ, थोड़ा सब्र रखें। कैसा रहेगा बेटा जी? स्ट्रेट लाइन रहेगा। कैसा रहने वाला है सर? स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है तो समझ जाना कि वो जो हमारा क्या रहेगा, चालक रहेगा, वो नॉन ओमिक है, यानी कि बेटा जी वो ओम का चालक नहीं है। हो सकता है इमेज धुंधली हो, लेकिन समझ जाइएगा।
दिख रहा है क्लियरली? नीचे आपको क्या दिखा रखा है बेटा? वोल्टेज दिखा रखा है और ऊपर करंट दिखा रखा है। तो वाई एक्सिस पर क्या है बेटा जी? जल्दी बताएं। एक्स एक्सिस पर बेटा करंट है, ये बेटा जी एक्स एक्सिस है, और ये बेटा वाई एक्सिस है। एक्स पर क्या है? करंट। वाई पर बेटा वोल्टेज, वी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, हाँ आगे चलें। सॉरी, एक्स एक्सिस ये बेटा नॉन ओमिक हो जाएगा, ये तो गलत दिखा रखा है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये गलत है बेटा, मैं दोबारा भेज रहा हूं, ये सही है। एक तो डाउनलोड ही ना होता ना टाइम पे। जो अब दिखा रहा हूं मैं उसको ध्यान दीजिएगा बेटा। इसको हटाओ, ये गलत, इसमें रिप्रेजेंटेशन गलत कर रखी है। यहां पर आओ। देखिए ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ओमिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टर मैंने आपको बताया, इसमें बेटा इधर तो रहेगा V और इधर रहेगा I, यानी बेटा यहां रहेगा करंट, है ना, और यहां रहेगी वोल्टेज, है ना। और एक्चुअली में ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये नॉन ओमिक रजिस्टर है। नॉन ओमिक रजिस्टर में स्लोप सीधा ना रहकर कैसे रहेगा बेटा? ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है नॉन ओमिक में। तो जो ओमिक रजिस्टर रहेगा उसके अंदर स्ट्रेट लाइन रहेगी और जो ओरिजिन से होकर गुजरेगी, ओरिजिन यानी कि ये रहा, ये बेटा ओरिजिन है, ये है ओरिजिन। तो रेजिस्टेंस दैट अबे ओम्स लॉ, एनी इंक्रीज इन वोल्टेज क्रिएट्स ए लीनियर इंक्रीज इन द करंट। वही चीज आपको यहां बताई गई है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी बेटा करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है इधर की तरफ, करंट भी बढ़ता जा रहा है ना। इस पॉइंट पर ये यहां है तो ये यहां है, इस पॉइंट पर ये चीज यहां है तो ये यहां है। देखो दोनों तीनों चीजें बढ़ती जा रही हैं, दोनों चीजें बढ़ती जा रही हैं, है ना। किसी भी पॉइंट पर दोनों चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्या है? ये है ओमिक रजिस्टर। वी आई ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो स्लोप है ना, स्लोप जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या करती है? हमको रेजिस्टेंस की बेटा वैल्यू देती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है। तो स्लोप क्या दे रहा है बेटा? 1/r हमको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, प्रतिरोध देख लेते हैं। प्रतिरोध क्या है? हाँ वही मैं कह रहा हूं, उसने गलत कर रखा था तो मैंने गलत कर दिया। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, रोकता है। मान के चलिए ये वायर है, इस वायर में से इतने में से बिजली गुजरनी चाहिए थी, लेकिन यहां जगह 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 प्रतिरोध है, जगह जगह प्रतिरोध है। मान के चलिए ये वायर है और वायर प्रतिरोध पैदा कर रहा है, यानी कि जहां बिजली जो लाइट है, करंट है, वो पूरे रास्ते में से निकलना चाहिए था, वो बेचारा अब इसको इस बीच वाले पोर्शन से ही निकलना पड़ रहा है। पहले वो यहां से भी निकलता है, यानी कि वो चाहता वायर अगर वो प्रतिरोध शो ना करे तो पूरे में से बिजली निकले, लेकिन नहीं, उसने प्रतिरोध शो कर रखा। ये समझ लो ब्रेकर लगा रखे हैं करंट के लिए बीच में, जिससे वो थोड़ा स्लो पड़ रहा होता है।
है ना। और जितना हम भेज रहे होते करंट आगे तक एंड तक उतना नहीं पहुंचता, बीच में ही थोड़ी ऊर्जा खर्च हो जा रही है, जिसकी वजह से रोकने की वजह से वो हीट होता है, तार गर्म होता है। तो जितना तार गर्म हो रहा है समझ लेना उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस है। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो क्या करता है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, रोकता है। विरोध मतलब रोकता है, रुकावट पैदा करता है। कह रहा ठीक है चला जा आगे, लेकिन 10% यहीं छोड़ के जा मेरे पास। हमने 100% विद्युत धारा प्रवाहित करी तो दूसरे कोने में पता लगा हमें 90 या 95 ही मिली। ओके, फॉर्मूला क्या है बेटा, R इज इक्वल्स टू VI। SI यूनिट ओम होती है, इसको बेटा सिंबल ये रहा ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या है, कह रहा 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, यदि 1 वोल्ट का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाया जाए तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि 1 वोल्ट का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध 1 ओम होगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे बेटा 1 ओम। प्यारे बच्चों 1 ओम जो है वो किसके बराबर है सर, 1 वोल्ट, इसको तुम आई समझ लोगे, 1 वोल्ट अपॉन आपका 1 एम्पियर, इतने के बराबर होता है आपका 1 ओम। इतने के बराबर आपका 1 ओम होता है। ये बेटा जी फॉर्मूला हो गया हमारा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बेटा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, लंबाई, जितनी ज्यादा तार की लंबाई होगी बेटा उतना ही प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। आप कहोगे सर जी प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना भाई, जितना दूर तुम चलते चले जाओगे उतने रास्ते में ब्रेकर आएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर मोटा है पतला है, कैसा है वायर, वायर कैसा है बेटा, पतला है या मोटा है, जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, एक मतलब एरिया। तो कह तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यानी आप कह सकते हैं पतला तार, इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। उसी धातु का बेटा अगर मोटा तार रहेगा, मोटा तार रहेगा उसी धातु का, सेम मटेरियल का, तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम। ध्यान रखना धातु सेम होनी चाहिए, सेम धातु, समान धातु। तो पता लगा भैया एक चांदी की बात कर रहे हो, एक एल्युमिनियम की बात कर रहे हो, नहीं सर आपने तो कहा था यहां तो बढ़ रहा है कम हो रहा है। हाँ आगे चलें, चलिएगा भैया जी। अच्छा, अरे भाई ये इसको अपॉन में एक डंडा बीच में आएगा बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे ही लिख देता हूं V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई। अब ठीक है, वो बीच में एक स्लैश लगना था, आ गया हो, जैसे यहां स्लैश लगा हुआ ना और स्लैश हट गया। अब कह रहा नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति, विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। वही मैंने आपको बताया था कि विभिन्न
पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए हमने समान धातु की बात करी है। कभी अलग अलग धातु के अलग अलग प्रतिरोध को निकालने लग जाओ, फिर वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। टेम्परेचर, तापमान, कह रहा शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा शुद्ध धातुओं का। मिक्सचर रहेंगे तो उनका नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया था, डिफरेंस यहां पर लिखवाया था। यहां पर जो टेबल बताई थी ना, उसमें चीज लिखी थी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बेटा बढ़ता है। ये मेटल वाली कंडीशन थी। चालक ज्यादातर कंडक्टर मेटल होते हैं, धातु होती हैं। तो ताप बढ़ाने पर बेटा जी प्रतिरोध बढ़ रहा था। ओके, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। कह रहा कंबाइनिंग आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोल देंगे क्योंकि 1/A है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो क्या आ जाएगा, एल ऊपर ए नीचे, है ना। तो ये बेटा क्या है सर, ये तो रो है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज इक्वल्स टू रो L/A, यानी कि बेटा इसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओम मीटर में बेटा इसको मापा जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है। इसमें पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट याद रखने वाला यह है कि प्रतिरोधकता जिसको रजिस्टिविटी कहते हैं, केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, तार की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती। देखिए जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, किस किस पर निर्भर कर रहा था, लंबाई पर भी बात कर रहा था और मोटाई पर भी बात कर रहा था। पतला तार, मोटा तार, ये दोनों पर निर्भर था, लेकिन रजिस्टिविटी इन पर निर्भर नहीं है। रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल यानी कि प्रकृति कैसी है पदार्थ की और तापमान कैसा है, इस चीज पर निर्भर कर रही है। वो चीज आपके लिए लिख दी है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है। आप रेजिस्टेंट और रजिस्टिविटी के गुण में कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे सर ने तो बताया था लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, मोटाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। यहां तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा आप ये सब, लेकिन बेटा वो रजिस्टिविटी पूछ रहा होता है, ठीक है, वो आपसे रजिस्टिविटी पूछ रहा होता है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कह रहा अगर आप प्रतिरोधों को जोड़ना चाहोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बेटा R1 R2 R3। आपको कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए भैया इतने का प्रतिरोध यहां, इतने का प्रतिरोध यहां, सबको जोड़ दो अगर वो सीरीज श्रेणी क्रम में है। तो जब प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो बेटा उन्हें इस तरीके से जोड़ेंगे। फीचर, मुख्य विशेषता क्या क्या, प्रत्येक में समान धारा प्रवाहित होती है, कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है और वोल्टेज इज डिवाइडेड। वोल्टेज बेटा जी बट जाती है, वोल्टेज यहां पर बट जाती है सर जी वोल्टेज यहां पर बट जाती है। ओके, तो विभवांतर विभाजित हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में बेटा 1/RP पैरेलल के लिए 1/R1 1/R2 1/R3 जितने भी रहेंगे सबको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो जब सभी प्रतिरोध के सिरे किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़े हों तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल। श्रेणी क्रम की जगह यहां पर समांतर क्रम में आ जाएगा, फिर यहां पर 1/R करके जोड़ेंगे। की फीचर क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक पर विभवांतर समान होता है। देखिए जबकि वहां पर विभवांतर बट चुका था, यहां पर विभवांतर समान है, यहां पर विभव आंतर बेटा जी समान है। कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, वहां पर कुल प्रतिरोध बढ़ रहा था। धारा बेटा विभाजित हो जाती है, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा जी, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। यहां पर प्रत्येक में समान धारा प्रवाहित होगी, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट गुण उनके हो चुके हैं। ओके, अब ये टेबल है, समरी टेबल। कुछ न्यूमेरिकल आपको करने हो तो उनके लिए फॉर्मूला, जैसे कि ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं, है ना। रजिस्टिविटी क्या है भाई जल्दी बताएं। रजिस्टिविटी निकालेंगे तो रो को बेटा इधर ले आओ, आर को जब उधर भेज देंगे तो RA/L हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ना इसको ऐसे करके, आप कैसे लिखेंगे, RA/L। रजिस्टिविटी सीरीज में R1 R2 R3, पैरेलल में 1/R 1/R2, इस तरीके से।
ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां पर बेटा जी हम निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते। जब रो को इधर भेजेंगे बेटा जी ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना ही था, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी इसी का पार्ट नंबर 3 रहेगा, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 चैप्टर पढ़ेंगे बचेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाई 3 दिन में भी खत्म होंगे तो 6 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर भी हमारा 7 दिन में सब कुछ हो जाएगा। 8 तारीख तक का मैं मान के चल रहा हूं हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली क्लास इलेक्ट्रिक करंट की पीडीएफ में कंप्यूटर की अपलोड है बेटा, सही करवा देंगे। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, थैंक यू।